हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल मैम? वी ऑल आर फाइन। और बताइए लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? जी मैम, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए जी, हाउस प्रॉपर्टी हम कर रहे थे। आज हमारा 5th लेक्चर है हाउस प्रॉपर्टी का। लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के नहीं रिकॉर्ड किए गए, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, इसलिए लेक्चर्स का नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं है मैम, अच्छा लगता है अगर छोटे लेक्चर्स होते हैं तो ज़्यादा हम आराम से आपके साथ साथ पढ़ लेते हैं, वरना वो पेंडिंग करते जाते हो। मैंने ये चीज़ फील किया कि बच्चों ने लेक्चर पेंडिंग कर करके इकट्ठा कर लिया और सोच रहे हैं कर लेंगे आराम से। अब वो उनसे खत्म होने को नहीं आ रहे हैं। डेली पूछती हूँ, बोलते हैं मैम आ जा रहे हैं, इक्वल बस कुछ रह गए हैं, कुछ पीछे रह गए हैं, पता नहीं कितने पीछे चल रहे हो, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए और इक्वल आइए। चलिए जी, हम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे, इसमें हम सिचुएशंस कर रहे थे। 4 सिचुएशन के साथ हम डील करना सीख चुके थे। 2 सिचुएशन हमारी और बची थी, जिसमें से एक सिचुएशन को मैं उठाती हूँ। आप जिसने लास्ट क्लास नहीं की, प्लीज पहले लास्ट क्लास कर लेना, क्योंकि सिचुएशन सारी एक सीक्वेंस में समझनी है। पहले 4 सिचुएशन समझ ली, अब 5वीं सिचुएशन समझेंगे। ये जो 5th नंबर की सिचुएशन है, ये बात क्या करती है? ये बात उस पोजीशन की करती है जिस पोजीशन में मैंने आपको क्लॉज सी पढ़ाया था। याद है, 3 क्लॉज हमने पढ़े थे 23 सेक्शन सब सेक्शन नंबर 1 के, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। क्लॉज ए में बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जीएबी बन जाता है। क्लॉज बी में बताया था कि अगर एक्चुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा है तो एक्चुअल वैल्यू जीएबी बन जाता है। फिर क्लॉज सी बताया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रही है, वैकेंट का केस है, मतलब कि आप रेंट पे देना चाहते थे पर किसी ने रेंट पर लिया नहीं, या फिर आपने तो रेंट पर दिया था बट आपका टेनेंट घर खाली करके चला गया, तो उस केस में वैकेंसी अराइज हो जाती है। और जब वैकेंसी अराइज हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि जो हमको एक्चुअल में रेंट जो मिला है, क्या वो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। क्या वो कम है? हाँ, अगर कम है तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो ड्यू टू वैकेंसी कम है। अगर वो ड्यू टू वैकेंसी कम होता है तो फिर हम कम वाले एक्चुअल रेंट को ही अपना जीएबी बनाते हैं। तो इसी पॉइंट पे क्लॉज नंबर सी पर बेस्ड है हमारा सिचुएशन नंबर 5। प्रॉपर्टी दैट इज लेट आउट, हमने लेट आउट की बट रिमेन्ड वैकेंट, बट वो खाली हो गई, बट वो वैकेंट हो गई। या तो पूरे साल भर वो खाली रही या फिर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर वो खाली रही है। अब आपको क्या करना है? कंपटीशन करना है एनुअल वैल्यू का। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? जीएवी निकालना होगा। जीएवी के लिए आप क्या करोगे? एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट जो कि आपको रिसीव हुआ है या फिर रिसीवेबल है, विच एवर इज हायर आप ले लेते हो। यस मैम, हम हायर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लॉज सी आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। और क्लॉज सी क्या कहता है? अगर आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो आप कम ही ले लेना। अगर कम आ रहा है तो आप कम ही ले लेना, लेकिन वो कम ड्यू टू वैकेंसी ही आना चाहिए, अदरवाइज आप कम वाला नहीं लोगे। आप कंपैरिजन करोगे, जो भी हायर होगा वो आप ले लोगे। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मेरे साथ करेंगे। गणेश हैज अ प्रॉपर्टी, गणेश हैज अ प्रॉपर्टी। एक सेकेंड रुको, ये कैमरा आ नहीं रहा क्या? आई थिंक कैमरा में मैं विजिबल नहीं हूँ, विजिबल हूँ बट कैमरा रुक गया। एक सेकेंड रुक जाइए। आई थिंक अभी ये वर्केबल है। ठीक है जी, जी मैम। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, गणेश हैज़ अ प्रॉपर्टी। गणेश जी के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू है 2,50,000 रुपये पर एनम। कितना वैल्यू है? 2.5 लाख रुपये पर एनम। द फेयर रेंट इन्होंने बताया है 2 लाख रुपये पर एनम है। मैं आपको बोलती थी ना, ये हमेशा पर एनम ही होगा, अगर पर एनम ना हो तो पहले आप इसको पर एनम निकालिएगा। एंड द स्टैंडर्ड रेंट जो से रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स किया जाता है वो है 10 लाख रुपये, 2,10,000 रुपये पर एनम। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। ये क्या है? एक्चुअल रेंट। हाउ द टेनेंट वेकेट द प्रॉपर्टी। ओ माई गॉड, 31 जनवरी को टेनेंट ने प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया। अनरियलाइज रेंट 20,000 एंड ऑल कंडीशंस ऑफ सेटिस्फाइड। जब ऑल कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर अनरियलाइज रेंट किस में से माइनस होता है? जल्दी मैसेज करो, मैसेज करो जल्दी। मैम, ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है ये माइनस होता है एक्चुअल रेंट में से, तो हम इसको किस में से माइनस करेंगे? एक्चुअल रेंट में से इसको माइनस कर देंगे। आफ्टर देन ही सेड
ही पेड म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ 8%। 8% के म्यूनसिपल टैक्सेस है जो कि म्यूनसिपल वैल्यूएशन का होता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी आपको दे रखा है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आपको गणेश जी की इनकम को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इसमें एक सबसे अच्छी बात जो आपको याद रखनी है कि प्रॉपर्टी वैकेंट थी। द प्रॉपर्टी वैकेटेड ऑन 31 जनवरी 2020 को प्रॉपर्टी खाली हो गई, यानी कि फरवरी और मार्च 2 मंथ प्रॉपर्टी वैकेंट रही या फिर नहीं? जी मैम, 2 मंथ प्रॉपर्टी खाली रही है। तो इसलिए अब आ जाइए, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले आप मुझे ER बताइए, ER क्या होगा? वैकेंट का केस है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर। बताइए हायर कितना आएगा मैम? 2,50,000 कंपेयर विद 2,10,000 विच एवर इज लोअर। तो बताइए ER कितना आ गया मैम? 2,10,000 रुपये। एक्चुअल रेंट बताओ मैम? एक्चुअल रेंट है 20,000 रुपये, लेकिन ये एक्चुअल रेंट कितने महीने के लिए आया है? 10 महीने के लिए। कितना हो गया? 2 लाख। ये तो ER से कम हो गया। यस मैम, ये ER से कम हो गया। अब देखो क्या ये ड्यू टू वैकेंसी ER से कम हो रहा है? तो इसका मतलब अगर 20,000 रुपये पूरे साल भर मिलते तो ये कितना आता? निकालो मैम। फिर ये आ जाता 2,40,000 रुपये और फिर ये ER से ज़्यादा होता। इसका मतलब एक्चुअल रेंट ER से कम है ड्यू टू वैकेंसी। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम एक्चुअल रेंट को ही GAV मानेंगे, एक्चुअल रेंट को ही GAV बनाएंगे। फिर आगे क्या बोला है बताइए? थोड़ा ही कैमरा का इश्यू आ रहा है तो मुझे क्लास बार बार क्या करना पड़ रहा है ना, इसको ठीक करना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं आगे। ER हमने निकाल लिया, 2,10,000 आ गया हमारा। मैम ER 2,10,000 कैसे आ गया? हमें तो ये चीज़ समझ ही नहीं आई। ER 2,10,000 ऐसे आया। मैंने अभी आपको जस्ट अभी कैलकुलेट करके दिखाया था। वेट, कंप्यूटेशन देखो, ये रहा, अभी हमने निकाला था। यस मैम, लेकिन GAV बताइए कितना आएगा? मैम GAV हमारा आएगा, एक्चुअल रेंट बताइए कितना था? एक्चुअल रेंट मैम आपने निकाला था 2 लाख, लेकिन इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? बताइए अनरियलाइज्ड रेंट मैम हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 लाख में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करो, GAV कितना आएगा मैम? 1,80,000 रुपये आ जाएगा। GAV विल बी 1,80,000 रुपीज़। चलो इसमें से बताओ क्या माइनस करेंगे? GAV आप सबके पास आ चुकी है, ये रही। इसमें से बताओ, सबसे पहले मैम म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस बताइए कितना है? 8%। तो 8% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, एंड म्यूनसिपल वैल्यू इज व्हाट मैम? 2,50,000। तो ये हमने माइनस कर दिया, NAV आ गया। इसमें से क्या माइनस करते हैं? 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। और मैम ये प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट रही है, तो इंटरेस्ट हम विदाउट एनी सीलिंग लिमिट माइनस कर देंगे, हमारे पास इनकम आ जाएगी। ये था हमारा केस नंबर 5। अब करते हैं सिचुएशन नंबर 6। सिचुएशन नंबर 6 तो और भी इजी है। सिचुएशन नंबर 6 क्या कहती है? चलिए देखते हैं जी। चलिए सिचुएशन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं अब साथ में। प्रॉपर्टी लेट आउट ड्यूरिंग द वन पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द अनदर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपने पूरी साल में क्या किया? पूरी साल में कुछ टाइम के लिए तो आपने प्रॉपर्टी को क्या किया? लेट आउट कर दिया, बट कुछ टाइम में इस प्रॉपर्टी को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। चलिए तो इस केस में वैल्यूएशन कैसे होगी देखते हैं। द वैल्यूएशन शैल बी डन as if it let out throughout the previous year as situation 1। सबसे पहले आप मान लो कि जो प्रॉपर्टी है पूरे साल भर लेट आउट रही है, और जब साल भर लेट आउट रहती है तो वो हमने कैसे कंप्यूटेशन करते हैं सिचुएशन नंबर 1 में सीख लिया था। अब क्या होगा? जो एक्चुअल रेंट इज टेकन ओनली फॉर पीरियड इज एक्चुअली लेट आउट, while expected rent is always taken for entire previous year। बात समझ आई कि नहीं? नो मैम कुछ नहीं समझ आया, सच्ची मुच्ची बोल रहे हैं तो सुनो मेरी बात। ये बोल रहे हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी थी, कुछ टाइम के लिए आपने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, कुछ टाइम के लिए आपने इस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, राइट? यस मैम। तो इस केस में क्या होगा? जब आप प्रॉपर्टी को थोड़े पार्ट के लिए लेट आउट करते हो तो जो एक्चुअल रेंट आएगा वो थोड़े पार्ट का ही आएगा कि नहीं? जी मैम। तो एक्चुअल रेंट तो आपको लेट आउट पीरियड का ही लेना होगा,
और जो आप एक्सपेक्टेड रेंट लोगे वो फुल पीरियड का लोगे। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। जी हाँ मैम, एक्चुअल रेंट तो हम एक्चुअल पीरियड का ही लेते हैं। यस, तो इस केस में यही सिचुएशन आपको लगानी है। एक्चुअल रेंट सिर्फ और सिर्फ लेट आउट पीरियड का लेना है, एक्सपेक्टेड रेंट आपको फुल ईयर का लेना है और अपने केस को सॉल्व करना है। याद रखना यहाँ पर क्लॉज सी नहीं लगेगा क्योंकि वैकेंसी का ये केस नहीं है। हमने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया ही नहीं, हम तो प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं। करें इसको। जी मैम करते हैं इसको। एक सेकंड रुकिए, इसको करने से पहले मैं इसको एक बार कैमरा देख लेती हूँ इसका। चलिए जी करते हैं अब साथ में। आई होप अभी क्लैरिटी आ रही होगी। यस मैम, एक लाइन और पढ़ो अगेन। If fair rental value is not given, then actual rent shall be assumed as fair rental value. आपको अगर क्वेश्चन में फेयर रेंटल वैल्यू नहीं गिवन है तो एक्चुअल रेंट जो आपको मिल रहा है उसी को फेयर रेंटल वैल्यू मान लेना। ये बात हाईलाइट कर लो। फेयर रेंट अगर नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ इसी वाली सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं और किसी सिचुएशन में ऐसा नहीं करते। तो जो आपको एक्चुअल में रेंट गिवन है उसी को फेयर रेंटल्स आपको मानना होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, करते हैं। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 5 लाख, फेयर रेंट इज 4,20,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 4,80,000। ओ माय गॉड मैम, ये तो बड़ा ही ब्यूटीफुल सा केस है। इसमें तो हमें सभी कुछ गिवन है, हमें तो कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल सही बात। म्युनिसिपल वैल्यू हो गया, फेयर रेंट हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, प्रॉपर्टी जो है उसको लेट आउट किया गया है 50,000 रुपये पर मंथ में और अप टू दिसंबर तक ये प्रॉपर्टी लेट आउट रही है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में सेल्फ ऑक्यूपेशन किया गया होगा। Thereafter, tenant vacate the property and Raja Lakshmi used the house property for self occupation। देखो प्रॉपर्टी वैकेंट हो गई, फिर प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज किया है। मैम प्रॉपर्टी वैकेंट हुई है, क्लॉज सी लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो रहने के लिए यूज कर रहे हैं। वैकेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हम देना तो चाहते थे पर कोई लेने वाला नहीं है, या तो हम खुद ही रहने के लिए यूज कर रहे हैं तो दूसरों को क्या देंगे। बात समझ आई? यस मैम। चलिए, रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज स्पाइट ऑफ द ओनर्स एफर्ट्स। ओके, नो इश्यू। रूल 4 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। दैट मीन्स ये अनरियलाइज्ड रेंट है, ये एक्चुअल रेंट में से माइनस हो जाएगा। शी शेड म्युनिसिपल टैक्सेस 12% ऑफ मार्केट वैल्यू का पे किया गया है। ड्यूरिंग द ईयर शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इन्होंने लिया हुआ है। कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। चलिए सबसे पहले आप सब मुझे बताइए, ईआर सिर्फ और सिर्फ हम निकालेंगे अप टू दिसंबर या फिर होल ईयर? मैम होल ईयर। एक्चुअल रेंट मैम अप टू दिसंबर। चलिए ईआर निकालिए, कितना आएगा? ईआर मैम होगा 5,04,20, विच एवर इज हायर 4,20,000। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। इनमें लोअर क्या है बताइए मैम? लोअर है 4,20,000। तो अब इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट बताइए कितना आ जाएगा मैम? एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा यहाँ पर 4,20,000 आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। आगे की बात करते हैं, सुनो। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, 50,000 का इनका क्या है? एक्चुअल रेंट है। एक्चुअल रेंट निकालिए 50,000 और दिसंबर तक का, यानी कि 9 मंथ का निकलेगा। यस मैम। इस 9 मंथ में से हम क्या करेंगे? 2 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि रूल 4 की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, वो हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास एक्चुअल रेंट कितना आया है बताइए मैम? एक्चुअल रेंट हमारे पास आ गया 3,50,000 रुपये। अब बताइए जीएवी क्या होता है मैम? जीएवी इज द ईआर और एआर विच एवर इज हायर। लेकिन ये क्लॉज सी वाला केस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्लॉज सी नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा देख लेंगे, जो हायर होगा वही हम ले लेंगे। तो 4,80,000 हमारा क्या आ जाएगा? जीएवी। इसमें से माइनस कर दो म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी आ जाएगा। 30% का डिडक्शन माइनस कर दिया और बोरोड कैपिटल हमने 25,000 माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलिए जी, अब आपको 6 सिचुएशन समझ आई कि नहीं?
कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सिचुएशन है। अब इन्हीं 6 सिचुएशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। उन सभी क्वेश्चन को आपको एक एक करके सॉल्व करना है। विद सॉल्यूशन है क्या मैम? जी, 100% क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आप सबको दिए गए हैं। सबको सॉल्व कीजिए, सबका आंसर लीजिए। चलो अब आ जाइए, आगे पढ़ते हैं हम कुछ बातें। सबसे पहले इसे देख लो, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट। सबसे पहले इसे देख लो, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट। देखो, पहले आपको कोई अनरियलाइज्ड रेंट था, अनरियलाइज्ड रेंट में आपने रूल 4 की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया था। अब आपको रेंट रियलाइज नहीं हुआ तो आपने क्या किया, उस इनकम को उस इनकम को अपनी इनकम का पार्ट ही नहीं बनने दिया और अनरियलाइज्ड रेंट को अपने एक्चुअल रेंट में से उठा के बाहर निकाल के फेंक दिया। क्या आपने अनरियलाइज्ड रेंट पर टैक्स भरा? नो मैम, हमने तो अनरियलाइज्ड रेंट को एक्चुअल रेंट में से निकाल के बाहर फेंक दिया था। लेकिन सपोज करो इन फ्यूचर आपको अनरियलाइज्ड रेंट मिल जाए तो मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स के पास देने को पैसा नहीं था। ये पूरे 12 महीने आपके घर में रहे थे, बट उन्होंने आपको 10 महीने का किराया दे दिया। 2 महीने के किराए के उनके पास पैसे नहीं थे। आपने भी बोल दिया, आप भी बहुत अच्छे इंसान थे, आपने भी बोल दिया जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है, 2 महीने का किराया नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर से गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी थी, गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया ठीक है जी, अब आपको आपके टेनेंट से पैसा नहीं मिला तो आप हमको उस पैसे पर टैक्स मत दीजिए। चलिए, तो मामला पूरा का पूरा अच्छे से सेट हो गया। बाद में क्या हुआ, मिस्टर एक्स भी भले इंसान थे, उनके पास पैसा आ गया। वो पैसा लेके आपके पास आ गए और उन्होंने कहा लीजिए जी हमारे पास अब पैसा आ गया, आप अपना रेंट ले लीजिए। अब गवर्नमेंट बोलती है देखो आपको पैसा मिल गया है ना, तो आके चुपचाप से उस पर टैक्स भर दो। अब गवर्नमेंट अच्छी नहीं रही, गवर्नमेंट कह रही है आपको पैसा मिला, आप मुझे टैक्स भरो, बात बराबर, क्योंकि आपने भी तो रेंट लिया ना अपने टेनेंट से। जब आपने रेंट लिया तो आप भी टैक्स भरो, बात खत्म। तो अब उस अनरियलाइज्ड रेंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब आपको अनरियलाइज्ड इनकम मिल गई तो अब आप उसको रेंट पर टैक्स भर देना। इन केस ऑफ एरियर ऑफ रेंट, या फिर आपको कोई ऐसा रेंट था जो एरियर ऑफ रेंट मिला है या फिर कोई अनरियलाइज्ड रेंट आपको रिसीव हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। पढ़ो आगे, इनकम टैक्स इन प्रीवियस ईयर्स विच सच रेंट इज रिसीव्ड राइट। मोर ओवर द असेसी कैन क्लेम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन अनरियलाइज्ड रेंट। जो भी आपको अनरियलाइज्ड रेंट मिला उस पर आप 30% की सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन मिलेगी और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा और आप उस पर टैक्स भर दीजिएगा। आइए, अब हमें एक केस करना है को ऑनरशिप का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। को ऑनरशिप, वेयर प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन। कोई एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा थी, मिस्टर एक्स अकेले इस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पा रहे थे। मिस्टर एक्स ने अपने फ्रेंड मिस्टर वाई से बोला कि आप मेरे साथ मिलके ये प्रॉपर्टी खरीदोगे। मिस्टर वाई ने बोला जी क्यों नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। तो सपोज करो एक प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा पर्सन ने मिलके परचेज किया। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऑनर 2 और मोर पर्सन्स हैं, whose shares are defined and ascertainable, then the income from such property cannot be taxed as a income of AOP। ये बोल रहे हैं कि जब 2 पर्सन ने या 2 से ज़्यादा पर्सन ने प्रॉपर्टी को मिलके खरीदा तो उस प्रॉपर्टी में जो शेयर्स है ना वो एसर्टेन्ड है, ऑलरेडी डिसाइड है कि 50% शेयर मिस्टर एक्स का है और 50% शेयर मिस्टर वाई का है। ये बात ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इस केस में हम एओपी में इनकम टैक्स नहीं करेंगे, हम उसकी इनकम यहीं टैक्स करेंगे। आइए सीखते हैं कैसे। The shares income of each such co-owner should be determined in accordance with by using section number 22 and 25 and include in his individual income। भले को ऑनर है,
एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का केस है, शेयर्स ऑलरेडी असर्टेनेबल है, तो इस केस में इंडिविजुअल की यानी कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों की इनकम कैलकुलेट होगी। और दोनों की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड के सेक्शंस को यूज करके कैलकुलेट होगी और हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही उसको टैक्स किया जाएगा इन रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल के हैंड्स में। बात समझ आ रही है कि नहीं? पॉइंट नंबर 3, in case of self-occupied property under section 23 subsection 2, the annual value of property for each such co-owner shall be nil। जब प्रॉपर्टी का कैसा यूज हो रहा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज हो रहा है, तो प्रॉपर्टी के केस में जो आप जीएवी लोगे वो क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। एंड को ऑनर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बिल्कुल सेम केस है कि नहीं? जी मैम। बस यहाँ पे क्या होगा, हमें मिस्टर एक्स के हैंड्स में, वाई के हैंड्स में, जेड के हैंड्स में अलग अलग इनकम कैलकुलेट करनी होगी, बस इतनी सी बात है। बाकी निकालने का जो वो फॉर्मेट है वो हर जगह सेम है। देखो मैंने आपको 6 सिचुएशंस पढ़ा दी, को ऑनर का केस पढ़ रहे हैं, हर जगह फॉर्मेट सेम है। बस आपको अब 3 पर्सन ने एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, ठीक है, 3 पर्सन में बांट देना उसकी इनकम को। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम, हमको ये बात समझ आ रही है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30। आर एस एंड जी, ओ माई गॉड, 3 लोग यहाँ पर मिलके एक प्रॉपर्टी के को ऑनर बने हैं। लेकिन कैसे को ऑनर है? इक्वल, तीनों के पास इक्वल ऑनरशिप है एक प्रॉपर्टी की, ऐसी प्रॉपर्टी की जो कि दिल्ली में ही सिचुएटेड है। उस प्रॉपर्टी में 6 यूनिट्स हैं ऑफ आइडेंटिकल साइज, मतलब कि एक जैसे साइज की। कितनी यूनिट्स हैं इस प्रॉपर्टी में? 6 यूनिट्स हैं, ठीक है मैम। आर एंड एस, इसका मतलब पहले तो ये देखो दोनों के पास 2 यूनिट्स होंगी। जी मैम। आर एंड एस हैव ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ईच फॉर देयर रेजिडेंस पर्पस। ये बोल रहे हैं कि देखो आर एस एंड जी, इन तीनों के पास हैं 2 यूनिट, जिसमें से आर एंड एस ने एक यूनिट को यूज कर लिया सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। Other 4 units are let out to one tenant at the rent of 25,000 per month। अब देखो क्या हुआ, टोटल 6 यूनिट्स थी। अब क्या हुआ, 1 यूनिट आर की बच गई, 1 यूनिट एस की बच गई, 2 यूनिट जी की बच गई। इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में इतने रूम बच गए। अब इतने रूम को रेंट पर दे दिया। किसको रेंट पर दे दिया? यहाँ पर नाम बताया गया है, एक टेनेंट को रेंट पर दे दिया गया, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा घर था, उसमें 6 रूम थे, 6 रूम में से 4 रूम रेंट पर दे दिया और उन 4 रूम का जो किराया आ रहा है वो आ रहा है 25,000 रुपये पर मंथ। क्या ये 25,000 रुपये का किराया सिर्फ मिस्टर जी को मिलना चाहिए? नो। क्या सिर्फ मिस्टर आर को मिलना चाहिए? नो। क्या सिर्फ मिस्टर एस को मिलना चाहिए? नो। इसका किराया तो सब में बटेगा। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूट द इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ईच को ऑनर फॉर द लेट आउट पोर्शन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आइए सीखते हैं क्या बात है इसमें। लेट आउट प्रॉपर्टी का सबसे पहले आप मुझे जीएवी निकाल कर बताइए। ठीक है मैम, जीएवी निकाल लेते हैं। आइए, इस पे एक नोट आपको मिल जाएगा नीचे जीएवी निकालने के लिए। तो जीएवी इनका अलग अलग निकलेगा। जीएवी इस पूरे हाउस का अलग अलग तरह से निकलेगा। कैसे मैम अलग अलग क्यों निकलेगा बताओ? चलो, तो इस तरह अब आपको क्या करना होगा, को ऑनरशिप के केस में पहले तो आप टोटल इनकम निकाल लेना कि टोटल इनकम कितनी बचेगी, कितनी बनेगी हाउस प्रॉपर्टी से। उस टोटल इनकम को हम टैक्स कराएंगे और टैक्स कराने के लिए टोटल इनकम को तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। और बांटेंगे किस रेशो में? जिस रेशो में इन्होंने अपने हाउस को लेट आउट किया। तो एक प्रॉपर्टी, एक रूम आर ने लेट आउट किया, एक रूम एस ने लेट आउट किया और जी ने 2 रूम लेट आउट किए। इस रेशो में 1:1:2 के रेशियो में हम इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को बांट देंगे। आप सब जानते हो कि एक हाउस आर रहने के लिए यूज कर रहा है, आई मीन एक रूम, और एक रूम एस रहने के लिए यूज कर रहा है, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इन दोनों हाउसेस का जीएवी नील हो जाएगा, आई मीन इन दोनों रूम का जीएवी नील हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ लॉसेस भी निकल के आएगा। चलिए समझते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप, फिर समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, फिर दोबारा से उसको समझेंगे। सुनो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को करने के लिए? मैम जीएवी चाहिए होता है। तो पहले जीएवी निकालते हैं। जी सुनो,
यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है मैम? म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, और बताइए फेयर एंड गिवन है क्या? नो, फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू गिवन में होनी चाहिए, लेकिन फेयर एंड गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब बताइए कितना आ जाएगा आपका? विच एवर इज हायर मैम 3 लाख आ जाएगा। अब इस 3 लाख को किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि गिवन नहीं है। तो आपका ईआर क्या आ जाएगा मैम? ईआर हमारा 3 लाख आ जाएगा। एक्चुअल रेंट बताइए मैम। एक्चुअल रेंट आप बोल रहे हो 25,000 रुपये मिल रहा था 12 महीने के लिए, बताओ कितना आएगा? कैलकुलेशन करो। 25,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12 आ जाएगा 3 लाख। और म्युनिसिपल वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी कि 3 लाख हमको गिवन है। लेकिन ये जो रूम है, क्या ये पूरे के पूरे 6 रूम रेंट पर दिए हैं? नो मैम। कितने रूम रेंट पर दिए हैं? 4 रूम। ये जो एक्चुअल रेंट निकला ये कितने रूम का है? 4 रूम का। तो म्युनिसिपल वैल्यू भी कितने रूम रेंट की लेंगे? 4। कितने रूम की लेंगे? 4 रूम की। तो विच एवर इज हायर। अब मुझे बताइए आपका जीएवी क्या आएगा मैम? जीएवी आ जाएगा 3 लाख रुपए। चलो, जब हमारे पास जीएवी आ गया है तो अब हम इनकम निकाल सकते हैं कि नहीं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की? यस। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। बताओ म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे हुआ है? म्युनिसिपल टैक्सेस मैम पे हुए हैं 30,000 रुपये। लेकिन ये 30,000 रुपये कितने हाउस पर हैं, कितने रूम पर हैं? 6। लेट आउट कितने रूम की हैं? 4। तो 4 रूम की आपको डिडक्शन यहाँ से मिलेगी। आप सब जानते हो जो रूम सेल्फ ऑक्यूपाइड हो रहे हैं उनका जीएवी नील होगा और उनका म्युनिसिपल टैक्स भी नील होगा। एनएवी आ गया, एनएवी में से 30% माइनस किया, ये आ गया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखिए कितना आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर रिपेयर के लिए लिया हुआ है। ओ माय गॉड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 2,10,000 अलाउ होगा कि नहीं? बताओ। ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए भी यूज हो रही है, इसे सेल्फ ऑक्यूपाई किया गया है कि नहीं? यस मैम, सेल्फ ऑक्यूपाई किया गया है। कुछ पोर्शन इसका लेट आउट किया गया है या नहीं? जी मैम। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या मानूं? सेल्फ ऑक्यूपेशन मेन ऑब्जेक्टिव मानूं या फिर लेट आउट? मैम हमने इससे प्रीवियस केस भी किया था। अगर प्रॉपर्टी पूरी लेट आउट हो जाए, चाहे उसका एक रूम लेट आउट हो जाए, चाहे प्रॉपर्टी पूरे साल भर में एक दिन लेट आउट रही हो, लेट आउट ही मान लिया जाता है, फिर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाता। तो इसमें 4 रूम तो लेट आउट है। जी मैम। तो लेट आउट के केस में क्या कोई लिमिट होती है? नो मैम। तो 4 रूम मैंने क्या किया? 4 रूम का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निकाला जो कि आया 1,40,000। तो 1,40,000 पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। आइए आगे समझिए। अब हमारे पास क्या आ गई? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। इसको तीनों पार्टनर में बांट दो। रेशियो 1:1:2 के रेशियो में इसको तीनों पार्टनर में बांट दो। बताइए कितनी इनकम आएगी तीनों पार्टनर की? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पोर्शन 56,000 को मैंने यहाँ पर बांट दिया 1:1:2 के रेशियो में। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम। लेकिन आप सब जानते हो R&S एक एक रूम को अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहे थे कि नहीं? जी मैम, कर रहे थे। तो मैंने क्या किया? R&S की एक एक रूम की जीएवी क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। और R&S को एक एक रूम के हिस्से का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउ होगा कि नहीं? जी मैम, अलाउ होगा। अब बताइए यहाँ पर एक एक रूम का अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 2,10,000 डिवाइडेड बाय 6 करो और बताओ कितना आएगा? मैम ये आएगा 35,000 रुपीज। क्या 35,000 पूरा अलाउ हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपेशन के केस में? नो। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 30,000 रुपए। तो मैंने क्या किया? नील वैल्यू में से 30,000 रुपए माइनस किया। तो मेरा क्या आ गया? R और S के केस में लॉस आ गया 30,000 का। तो इनकम आ गई यहाँ पर। इसमें से R&S के पास तो थोड़ा थोड़ा सा लॉस भी है तो माइनस कर दिया, बट जी के पास कोई भी लॉस नहीं है क्योंकि जी पूरा का पूरा घर लेट आउट करके बैठे हुए हैं, ये उसमें रह नहीं रहे। तो नेट इनकम निकाल दी जिसमें R&S का लॉस आया और जी का इनकम आया। चलिए बताइए बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको ये बात समझ आ गई। तो ये हमारा केस था कोऑनरशिप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलो अब इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कंपोजिट रेंट एंड इट्स टैक्सेबिलिटी।
कंपोजिट रेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। मैम कंपोजिट रेंट का क्या मतलब होता है? कंपोजिट रेंट का मतलब होता है जहाँ पर आप किसी को रूम तो रेंट पर दे रहे हो, पर रूम के साथ साथ आप उनको कुछ फर्नीचर रेंट पर दे रहे हो, कोई प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हो, कोई लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई है उस पर्टिकुलर फ्लोर में तो आपने लिफ्ट भी रेंट पर दी हुई है। ये वाली बात आ जाती है कि आपने रूम के साथ साथ अदर फैसिलिटी भी लेट आउट कर दी है। Composite rent is the rent charged in case where the assessee does not merely let out a property, जहाँ पर assessee सिर्फ एक property ही let out नहीं करता but also provide other facility like furniture, plant, machinery, lift, power backup, ये सारी चीजें भी assessee let out कर देता है। तो इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्योंकि आप सब जानते हो हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही टैक्सेबल होती है। सपोज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को रूम भी दे रहे हैं प्लस साथ में जो फर्नीचर लगा हुआ है वो फर्नीचर भी रेंट पर दे रहे हैं। अब बात आती है क्या इन चीज़ों को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है? मतलब कि वो जो रेंट चार्ज कर रहे हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है कि रूम के लिए कितना है, फर्नीचर के लिए कितना है? अगर सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो आइए देखते हैं क्या होगा ट्रीटमेंट। वह बिल्डिंग इज लेट आउट अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी, जब आपने बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी के साथ में एंड अदर अमेनिटीज भी आपने दे दी एंड द इनकम टूवर्ड्स बिल्डिंग एंड अदर असेट्स आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड, एंड जो इनकम है उसको आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कितना अमाउंट आपका बिल्डिंग के लिए है, कितना अमाउंट आपका अदर फर्नीचर के लिए है। देन इनकम फ्रॉम बिल्डिंग शैल बी टैक्स्ड अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो ना, जब मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को सपोज करो मंथली 12,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये रूम रेंट था और 2,000 रुपये फर्नीचर का था, तो क्लियर कट पता है कि 10,000 रुपये रूम रेंट था तो 10,000 रुपये कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा बताइए? हाउस प्रॉपर्टी में। ये यही बोल रहे हैं कि जो इनकम बिल्डिंग से आ रही है वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी में। पर ये जो 2,000 रुपये हैं जो कि आपको अराइज हो रहे हैं फर्नीचर को रेंट पे देने पे, अब जो फर्नीचर आपने रेंट पर दिया है, बिल्डिंग आपने रेंट पर नहीं दी तो फर्नीचर रेंट पर दिया है। फर्नीचर रेंट पर देने का अगर आपका बिजनेस है तो फिर ये आपका कवर हो जाएगा पीजीवीपी में। अगर फर्नीचर देने का आपका बिजनेस नहीं है, आपने ऐसे ही इनको ओकेजनली दे दिया तो फिर ये इनकम आपकी कवर हो जाएगी आईओएस हेड में। अदर इनकम शैल बी टैक्स्ड अंडर हेड पीजीवीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलो, अगर मैम हम सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मतलब कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 12,000 रुपये दिया बट हमको नहीं पता कि इसमें से कितना रेंट रूम के लिए है और कितना फर्नीचर के लिए है, तो उस केस में क्या होगा? ये पूरा का पूरा 12,000 रुपये आपका टैक्स हो जाएगा आईओएस हेड में। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। तो ये बात आपको याद रखनी है, बस ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो बात आप याद रखना कि बता देना एमसीक्यू में कि अगर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे तो वो टैक्सेबल होगा आईओएस में, अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं तो बिल्डिंग टैक्सेबल हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में, और जो हमारे प्लांट मशीनरी एमेनिटीज है वो टैक्सेबल हो जाएंगे या तो आईओएस में या फिर पीजीवीपी में। अब आइए आप सभी कि हमने एक कॉन्सेप्ट और देखना है, हालांकि अभी कुछ भी नहीं, कि मान लो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो क्या होगा? तो अगर रेजिडेंट एंड ओआर है तो आप जानते हो कि इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडिया में आर एंड ओआर के हैंड्स में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन अपन आप आर ओआर नहीं हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, तो अगर आपको जो रेंट इनकम इंडिया में आ रही है तो आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब फर्स्ट रिसीट आपकी इंडिया में आ रही हो, फर्स्ट रिसीट का मतलब है कि डायरेक्टली इंडिया में आ रही हो, डायरेक्टली इंडिया में आ रही हो। चलिए जी, एक है यहाँ पर सेक्शन नंबर 25, इसको भी देख लेते हैं। ये सेक्शन नंबर 25 बोलता है कि ऐसे ऐसे खर्चे हम आपको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्ट नहीं कराएंगे। आप सब जानते हो ऐसे ऐसे तो क्या बहुत सारे खर्चे हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन के लिए नहीं एलिजिबल होते। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 ही तरह के खर्चों की डिडक्शन मिलती है, म्युनिसिपल टैक्सेस, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये कुछ इंटरेस्ट के बारे में बातें लिखी हुई हैं। अगर ऐसा
केस होगा तो आपको इस इंटरेस्ट की डिडक्शन कतई भी नहीं मिलेगी। Any interest payable outside India is chargeable under this act in hands of recipient thereof। कोई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो लेकिन वो पे आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, और वो इंटरेस्ट जो आप आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो, जो रेसिपिएंट है उनका वो इंडिया में टैक्सेबल होना बनता था। इंडिया में टैक्सेबल वो कैसे होगा, उस पर टीडीएस कटता, लेकिन आपने कोई भी टीडीएस उसके ऊपर नहीं काटा, और ना ही इन पर्सन का कोई रिप्रेजेंटेटिव एजेंट इंडिया में रहता है। तो इस केस में क्या होगा, सच इंटरेस्ट शैल नॉट बी अलाउड डिडक्शन अंडर हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात ये है कि जो भी आपने लोन वगैरह लिया था, मान लो आउटसाइड इंडिया से ले लिया, अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये आउटसाइड इंडिया में जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उनकी तो इनकम है कि नहीं। सोचो, मैं आपको इंटरेस्ट दे रही हूँ तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है कि नहीं, यस। लेकिन आप आउटसाइड इंडिया रहते हो तो आप इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स दोगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे। तो मैं क्या करूँगी, पहले ही आपके इंटरेस्ट पर टीडीएस काट दूंगी। अगर मुझे आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है तो मैं आपको 9,500 रुपये दे दूंगी, और 500 रुपये का टीडीएस काट के आपके ब्याज पर मैं गवर्नमेंट को दे दूंगी डायरेक्टली। लेकिन क्या हुआ, इंटरेस्ट तो आउटसाइड इंडिया जा रहा था, लेकिन जो टीडीएस था वो भी मैंने नहीं काटा, और ना ही आपका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है, कोई एजेंट है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट को आपके ब्याज पर टैक्स भर दे। तो कुल मिला के इस 10,000 पर इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोल दिया, देखिए जी, इस तरह के इंटरेस्ट पर हम आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए जी, ये वाला चैप्टर अब हमारा फिनिश हो चुका है। आप इनके सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चंस की। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं आपके सामने, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन सॉल्व हैं, सबके आंसर्स हैं। कोई भी डाउट आए तो आप पूछिएगा। प्लीज़ क्वेरी ऑफिशियल नंबर पे कीजिए, जो मैंने आपको क्वेरी के लिए दिया है ना, उस पर आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा और टू द पॉइंट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।